हेलो साथियों, सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी को राम राम, सभी को आदाब, सभी को जय हिंद। और कैसे हो आप सब? होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई का पूरा लुत्फ उठा रहे होंगे जितना हो सकता है ना। चलिए चलिए, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। सभी को राम 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 राम। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज जैसे कि आप सभी को पता है, आपकी यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हो चुकी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शाम को 9 बजे के आसपास इसकी क्लास होगी, तो आज फिर 9 बजे हम आपकी सेवा में हाजिर हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके। यानी जी हमारी यूनिट सेकंड हुई है, उसके 100+ क्वेश्चन हम करने वाले हैं, जो आपके पेपर में भी आ चुके हैं और जो किताब के भी क्वेश्चन हैं। यानी जब भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है सभी किताबों का निचोड़, यानी जितने भी सभी किताबों में क्वेश्चन है, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं। और आज देखो, क्लास का शेड्यूल क्या होगा आप सभी को पता है। जैसे कि आप पुराने बच्चे हो सभी, जो बच्चा नया जुड़ा हो तो आप सुन लो क्या काम करना है आपको। हर 5 सेकंड से 10 सेकंड में आपका समय मिलेगा, 5 से 10 सेकंड का आपको समय मिलेगा क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। और आपको पता है लाइव चल रहे हैं, तो साथ के साथ जवाब देने की भी कोशिश किया करो। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को? और जो बच्चे इसको बाद में देखेंगे, यानी ऑफलाइन मोड पे इसको वीडियो को देखेंगे, जो बच्चे बाद में देखेंगे वो भी अपने आंसर अपने माइंड में कैलकुलेट करते हुए चलना। और साथ के साथ हो सके तो सारे क्वेश्चन अपनी कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पेपर में यही आएंगे और आपकी किताब के ही क्वेश्चन है। ठीक है भाई, समझ में आ रही है बात? और देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास कोई भी किताब नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है उनके पास, ना किताब है ना कुछ पढ़ने को है। तो मैं आपको खुला दावा ये बोलता हूँ कि बीएससी के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है। बीएससी के इतिहास में आज ऐसा पहली बार होने जा रहा है। वैसे पहली बार भी हम कर चुके हैं, ये इतिहास दोहराना चाहते हैं एक बार फिर से। इस इतिहास को फिर से दोहराना चाहते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है बीएससी के इतिहास में इतना नहीं हुआ आज तक जितना हमने करके दिखा दिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, बीएससी के इतिहास में पहली बार होने वाला है प्रैक्टिस क्वेश्चन का जितने भी हो सकते हैं, प्लस थ्योरी भी आपको कराई जा रही है, वो भी फ्री में फ्री में फ्री में। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है यार, बीएससी का इतिहास फिर से दोहराना चाहते हैं हम एक बार। ठीक है, तो भैया एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, जैसे कि मैंने आपको बता दिया 100+ क्वेश्चन होंगे। ओके, और 5 से 10 सेकंड का समय मिलेगा सभी को। और जो बच्चे ऑफलाइन मोड में देखेंगे तो वो कमेंट बॉक्स में एंड में बता सकते हो अपने आंसर कि सर मेरे इतने सही थे, इतने सही थे। ओके, तो इतिहास दोहराना चाहते हैं हम फिर से। चलिए, तो जैसे कि आप सभी को पता है, इसको हम इधर कर लेते हैं। तो नोट्स के लिए आप सभी को पता है, अगर कोई बच्चा नोट्स लेना चाहता है, मतलब इसकी जो पीडीएफ फाइल मिलेगी, जो 100+ क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल मिलेगी, वो आपको मिलेगी टेलीग्राम के ग्रुप पर। जो महात्मा जी एजुकेशन का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर आपको सारी पीडीएफ फाइल मिलती है। और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो यूट्यूब पे आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और इससे क्या होगा, आपको बहुत जल्दी जल्दी अपडेट मिलते रहेंगे वीडियो से रिलेटेड एंड एग्जामिनेशन से रिलेटेड। ठीक है, चलिए आज का हम पीपीटी खोल लेते हैं, अपना जो क्वेश्चन का पीपीटी है। चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सभी का दोस्त परवीन तोमर आप सभी के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। चलिए, तो हो गया इंट्रो थोड़ा सा। चलिए, अब मैं पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने प्रदर्शित करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने आ रहा है, सहसंजक ऊर्जा होती है। देखो, जब जिस टाइम पे मैंने आपको ये सब चीज़ कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, तो मैंने उस टाइम पे आपको कहा था कि सहसंजक ऊर्जा क्या होती है। पहले मैं आपको, देखो मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है। मैं ये नहीं कि भैया इसका आंसर ये होगा तो यही होगा, मैं ऑप्शन भी बताते चलूंगा कि ऑप्शन में और क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो इस वजह से आप टेंशन फ्री होकर बैठे रहना। और ये भी बताते चलूंगा कि ये क्वेश्चन पेपर में कब आया था कब नहीं आया था। चलो भैया, सभी का आंसर सभी का आ चुका है। पहले का आंसर क्या आया है? पहले का आंसर आया सर सी। मैंने पूछा ऐसा क्यों आया भाई आपका आंसर, तो आपका जवाब हुआ सर सहसंजक ऊर्जा होती है कि भैया जो आपका क्रिस्टल बना हुआ है ना, उसमें जो विमोचित ऊर्जा होती है, या क्रिस्टल को तोड़ने के लिए, परमाणु को तोड़ने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा की जरूरत होती है, उसको हम सहसंजक ऊर्जा कहते हैं। समझ में आ गया? मतलब दोनों इसकी ही डेफिनेशन है, तो हम इसको सी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। कुछ बच्चे क्या फुलो में, मतलब इतने फुलो में बह जाते हैं वे कि बी ऑप्शन को टिक करके निकल जाएंगे। भाई पहली भी तो उसकी डेफिनेशन है, मैंने लिखवाई थी, आपको पता होगा। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो वीडियो लेक्चर हमारे पड़े हुए हैं प्ले लिस्ट में, मुश्किल से 15 से 14 लेक्चर हुए हैं, वे सारे देख लेना। आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होने वाला है, सारी जितना भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। तो दूसरा क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ, अक्रिय गैस क्रिस्टलों की सहसंजक ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है। मैंने जिस टाइम आपको पढ़ाया था कि
सहसंयोजक ऊर्जा जो होती है अक्रिय गैसों के लिए किस किस के अनुक्रमानुपाती होती है, उस टाइम पे मैंने आपको बताया था। जी हाँ, आप याद कर सकते हो मैंने आपको क्या बताया था। और ऐसे नहीं तुक्केबाजी में बताया था, मैंने आपको प्रूफ के साथ बताया था कि इसमें ऐसा होता है। याद करो वो दिन, याद आ गया। चलो ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दिया जाए, ऑप्शन नंबर सी। सर बी और ए और डी क्यों नहीं होगा, हमको ये बता दो बस, हम आपका एहसान फरामोश नहीं रहेंगे, हम आपका एहसान मानेंगे। तो भैया सी इस वजह से हुआ क्योंकि जो आपकी ऊर्जा होती है दोस्तों वो 1/r⁶ पे डिपेंड करता है, और जो बाकी की चीज होती है इसमें कांस्टेंट होती है। अब देखो ये कह रहा है कि अनुक्रमानुपाती पूछ रहा है, वो व्युत्क्रमानुपाती नहीं पूछ रहा। अगर व्युत्क्रमानुपाती पूछता तो आपका आंसर होता है r⁶ प्लस वाली, बिल्कुल ठीक है। पर वो अनुक्रमानुपाती पूछ रहा है तो r⁶ ऊपर लेके आनी होगी, तो ऊपर लेके आओगे तो -6 हो जाएगी। ओके सर, दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया, दूसरा भी हो गया, दूसरा भी। चलो अब एक काम करो, तीसरे का आंसर मुझे बता दो जल्दी से। तीसरे का आंसर आपका क्या होगा, तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैंने ये भी टॉपिक कराया है आपको भाई, कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो कुछ टॉपिक छोड़ छोड़ कर पढ़ाते हैं, पर मेरा हिसाब अलग है, मेरा कंटेंट अलग है। इस वजह से कहता हूँ भाई 95+ क्वेश्चन आपको सही करके लेकर आने हैं। मैं तो 100+ का दावा देता हूं आपको, 100+ क्वेश्चन आपको सही करने हैं। जो आपका पेपर होगा उसमें 100+ क्वेश्चन आपको सही करने हैं। अगर आपके सही नहीं हुए तो कहीं ना कहीं मैं ये मानूंगा कि यार मेरे पढ़ाने में कहीं कमी रही है, कि जो आपके 100 क्वेश्चन सही नहीं हो पाए, आपके पूरे 50 में से 50 नंबर नहीं आ पाए। मैं अपने आप को दोषी ठहराऊंगा, आप सभी को मैं क्यों दोषी ठहराऊं, क्योंकि गलती तो मेरी रही होगी ना, कहीं आपके 5 क्वेश्चन कट चुके हैं। तो 100 में से 100 का हमारा टारगेट है, और पूरा आप सभी करोगे यार, जितना भी हो सकता है। मैं आपको जितने भी क्वेश्चन दूंगा उसको करते रहना साथ के साथ। जी हाँ, सभी बच्चों का आंसर आ चुका है, तीसरे क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों का आ चुका है। और ये आप सभी को बताना चाहूंगा, जो ऊपर वाला क्वेश्चन था देखो समझ लेना, जो ऊपर वाला दूसरे नंबर का क्वेश्चन था दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन भी ऑलरेडी पेपर में 2 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, पेपर में 2 बार रिपीट हो चुका है। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम ये होती है, सर क्या ये 2022 के लिए क्वेश्चन सही होंगे, क्या 23 के लिए सही होंगे, क्या सर 2021 के लिए सही होंगे। भाई जब तक कि आपके सिलेबस में ये सब चीज़ है तो ये क्वेश्चन वही रिपीट होकर आते रहेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है, सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो बताइए लेनार्ड विभव सभी का आंसर आ चुका था। मैंने आपको बताया था क्या होता है, सर इसका बी आंसर होता है। मैंने पूछा क्यों होता है, तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था इसमें क्या होता है, σ/r जो होता है वो इसकी पावर 12 होती है, यानी स्टार्टिंग वाले की पावर 12 होती है, फिर माइनस लगाते हैं और फिर पावर 6 हो जाती है। तो इसका बी आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, और ये अगर डिटेल में समझना है कि लेनार्ड जोन्स विभव क्या होता है तो आप लेक्चर देखकर आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए दोस्तों, अब आपका काम बनता है 4 क्वेश्चन का आंसर देना। और आप सभी को बताना चाहूंगा दोस्तों, ये जितने भी आपके बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जितने भी, देखो ध्यान से समझना, जितने भी मैं बॉन्ड वाले क्वेश्चन आप सभी को कराऊंगा, BOND बॉन्ड वाले जितने भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें से 2+ क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में रखे हुए मिलेंगे। इस बात को मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ दोस्तों, दावे गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, 2+ क्वेश्चन आपको रखे हुए मिलेंगे। ठीक है, चलिए बताइए, प्रबलतम बंध है, यानी जो सबसे हार्डली बॉन्ड होता है वो क्या होता है। मैंने आपको पढ़ाया है, जिस टाइम मैंने आपको वीडियो लेक्चर में बताया था कि प्रबलतम बॉन्ड क्या होता है, मतलब जो सबसे हार्ड बॉन्ड होता है वो क्या होता है, और सबसे वीक बॉन्ड क्या होता है ये भी बताया था। ये सब चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका कि हार्ड बॉन्ड कौन सा होता है, वीक बॉन्ड क्या होता है। अगर मैं वीक बॉन्ड की बात करना हूँ जो दोस्तों यहाँ पे, अगर मैं वीक बॉन्ड की बात करना चाहता हूँ तो वो होता है आपका आणविक बॉन्ड। आणविक बंध होता है सबसे जो कमजोर बंध होता है। ठीक है, ये पेपर में आ चुका है 2020 में क्वेश्चन, 2018 के आसपास भी आया था, 2 बार ये रिपीट हो चुका है वीक बॉन्ड वाला क्वेश्चन। तो ध्यान रखना, देखो मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देता हुआ चल रहा हूँ। मेरा टारगेट ये नहीं है कि भैया क्वेश्चन कर लो और काम हो जाएगा, देखो जो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ उसको भी पढ़ते हुए चलना। ठीक है भाई, चलिए सर इसका आपका सभी का आंसर ठीक आ रहा है। सर प्रबलतम बॉन्ड होता है हमारा आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। सर वंडर वर्ल्ड भी तो हमने पढ़ा, भैया कुछ नहीं होता, सबसे जो प्रबलतम होता है वो आयनिक होता है, आयनिक, धात्विक भी नहीं होता। ठीक है, चलिए सर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो बर्फ में, अगला क्वेश्चन क्या है, 5वां क्वेश्चन, बर्फ में उपस्थित बंध का प्रकार होता है। बर्फ में उपस्थित बंध का प्रकार होता है। आप सभी के सामने फिर से 4 ऑप्शन है, आयनिक बॉन्ड होता है, सहसंयोजक बंध होता है, हाइड्रोजन बंध होता है, या धात्विक बंध होता है। आप सभी अपना 5 से 10 सेकंड में अपना आंसर, कीमती आंसर हमको दे सकते हो।
जब मैंने आपको बताया कि था कि बर्फ में उपस्थित बंध का प्रकार क्या होता है, तो मैंने कहा था बर्फ। मैंने देखो आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूं, आयनिक बंध से रिलेटेड अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो यही पूछना चाहेगा। क्या पूछना चाहेगा सर? वो यही पूछना चाहेगा कि भैया कि जो आपका सबसे पावरफुल बॉन्ड होता है वो क्या होता है, तो यही क्वेश्चन आएगा, आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन पूछ सकता है, आप सभी को पता है क्या होता है। सह संयोजक बंध क्या होता है, आप सभी को पता है अच्छे से। अच्छा, हाइड्रोजन बंध के बारे में थोड़ी सी बात बताना, थोड़ी सी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन तथा फोन के मध्य बना जो बंध होता है उसको हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। हाइड्रोजन फोन का मतलब यहाँ पे आपको पता है क्या, ओ का मतलब ऑक्सीजन होता है, एन का मतलब नाइट्रोजन होता है, ये सब चीज़ होता है। यानी अगर आपको कभी भी इनके मध्य बना हुआ बंध चमक रहा है तो समझ लेना वो हाइड्रोजन बंध है। सर ये बर्फ का मतलब क्या है? बस देखो, बर्फ में उपस्थित बंध का प्रकार क्या होता है। अब ये बताओ, बर्फ के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी जो बर्फ है, देखो ये बर्फ का टुकड़ा है, आप इसको थोड़ा सपोज करो हीट करना स्टार्ट कर दिया या आपने इसको खुले में रख दिया, तो इसमें से क्या निकलना स्टार्ट हो जाएगा? सर इसमें वाटर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और वाटर का फॉर्मूला क्या होता है सर? H2O। सर H2O होता है, यानी देखो मैंने क्या बोल रहा था, FON तथा हाइड्रोजन के मध्य जो बना बंध होता है, देखो हाइड्रोजन भी आ रहा हो, भी आ रहा, हाइड्रोजन भी आ रहा हो, तो कौन सा बंध हुआ इसमें? अरे 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 सर, इसमें तो हाइड्रोजन बंध हुआ, हाइड्रोजन बंध हुआ, हाइड्रोजन। और ये पेपर में देखो, सबसे अच्छी बात ये पेपर में 2 से 3 बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन है। पेपर में 2 से 3 बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। और सारे जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, जितने भी कराऊंगा भाई, इतने में से ही पेपर में आ जाएगा, ठीक है? तो टेंशन मत लेना। और जो जब आपके पेपर स्टार्टिंग होंगे, मतलब पेपर से 2-4 दिन पहले, तो भाई इतनी तकड़ी तकड़ी मैराथन क्लास में लेने वाला हूँ आपकी, ठीक है? तो कोशिश करेंगे यार आपको पूरा सहयोग देने की कि यूट्यूब के इतिहास में ऐसा पहली बार हो बीएससी के में, ठीक है? वैसे यूट्यूब के इतिहास में तो बहुत बड़े बड़े कारनामे हो चुके हैं, पर बीएससी के इतिहास में हुआ नहीं आज तक। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस इतिहास को बदल दूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी का सहयोग बना रहा तो इस इतिहास को हम जरूर पलट के रख देंगे। चलिए भैया छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा मोटिवेशन भी जरूरी होता है पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि मोटिवेशन हमें अंदर से मजबूत बनाता है, और कोशिश करता है मोटिवेशन कि यार अगर ये इंसान कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो कोशिश किया करो दूसरे इंसानों से जानने की, दूसरे इंसानों के सीखने की, क्योंकि जितना आप दूसरे इंसानों के सीख पाओगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, एंड आपके लिए फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, ठीक है भाई? चलिए भैया छठे क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हो, वांडरवाल क्रिस्टल पारदर्शी होते हैं। किसके लिए पारदर्शी होते हैं? आप सभी मुझे अपना कीमती आंसर दे सकते हो। यानी जो वांडरवाल क्रिस्टल होते हैं वो किसके लिए पारदर्शी होते हैं? पारदर्शी का मतलब आप सभी को बताना चाहूंगा, पारदर्शी का मतलब होता है जिसमें से आर पार देखा जा सके। पारदर्शी, अपारदर्शी जिसमें से पार ना हो सके कोई चीज, ठीक है? तो पारदर्शी की बात कर रहा है दोस्तों, वांडरवाल क्रिस्टल पारदर्शी होते हैं। बता सकते हो आप अपना कीमती आंसर? दोस्तों आपको पता होगा, मैंने जिस टाइम आपको पढ़ाया था इस टाइम में मैंने आपको कहा था पराबैंगनी प्रकाश के लिए पारदर्शी होते हैं। सर फिर अवरक्त और दृश्य के लिए क्या पारदर्शी होते हैं? तो भाई मैंने इसका भी बताया था आपको कि अगर आपको याद हो, ठीक है? मतलब हर चीज आपके लिए तैयार है। सातवें क्वेश्चन का आंसर आप सभी दे सकते हो। ये पूछना चाह रहा है क्रिस्टल को उनके अवयवों के बीच बंधन के आधार पर कितने सहवर्गों में बांटा गया है? तो बता सकते हो दोस्तों आप। और मैंने आपको बताया भी था ये 5 भागों में बांटा गया है। यार सर आपने तो आंसर ही बता दिया, चलो कोई बात नहीं, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं था। 5 भागों में बांटा गया है इसको, 5 भागों में, ठीक है? सर वो 5 भाग कौन कौन से हैं? भैया आपको सभी को पता है 5 भाग कौन कौन से होते हैं, पता है ना? हाँ जी सर पता है, इसको छोड़ो आप आगे चलो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं दोस्तों। क्रिस्टल में सबसे क्षीण बंध होता है, देखो वही क्वेश्चन आ चुका है ना, देखो जो अभी मैंने आपको बताया था। तो विश्वास रखो, कंटेंट पे पूरा भरोसा रखो, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम से रिलेटेड ही बेनिफिशियल हमारा लेक्चर होते हैं, ठीक है? तो सबसे जो क्षीण या सबसे कमजोर बंध होता है, क्षीण को बोलते हैं दोस्तों वीक। वीक यानी जो कमजोर बल होता है उसको बोलते हैं क्षीण बल, ठीक है? क्रिस्टल जो क्रिस्टल बॉन्डिंग होता है उसमें सबसे क्षीण बल कौन सा होता है? तो मैंने कहा था आणविक बॉन्ड होता है। जी हाँ जी हाँ, सभी का डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दोस्तों आयनिक ठोस क्या होते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था आयनिक बॉन्ड के बारे में क्या होता है। मैंने कहा था आयनिक बॉन्ड सबसे परबल बॉन्ड होता है, सभी को पता है।
अब क्वेश्चन ये है आयनिक ठोस होते क्या है ना भाई। चलो 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 बताओ जल्दी से। फिर से दोबारा से चार ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन के सामने प्रदर्शित हैं और कोशिश करो किया करो यार जल्दी से जल्दी आंसर देने की। सभी बच्चों का ए ऑप्शन ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ध्रुवीय द्रवों में घुलनशील। देखो समझ लेना इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इसका कॉन्सेप्ट ये बोलता है, मैंने आपको जिस टाइम पे आयनिक ठोस पढ़ाया था उसकी डेफिनेशन में मैंने कहा था आयनिक ठोस ऐसे ठोस होते हैं, देखो समझना, उस टाइम पे मैंने ऐसे आपको समझाया था कि आयनिक ठोस ऐसे ठोस होते हैं जो द्रव्य, जो आपके ध्रुवीय होते हैं, ध्रुवीय द्रव, जो आपके ध्रुवीय द्रव होते हैं उसमें तो घुलनशील होते हैं, ठीक है। और आपके अध्रुवीय, जो अध्रुवीय द्रव होते हैं उसमें अघुलनशील होते हैं। अगर सपोज करो यहाँ पे अघुलनशील बोल देता है, अघुलनशील, तो आपका ए भी ठीक होता और आपका बी आंसर भी ठीक होता। तो यहाँ पे फिर सी आंसर होता, ए व बी दोनों, ठीक है। पर यहाँ पे देखो घुलनशील बोल रखा है, यहाँ पे अघुलनशील नहीं बोल रखा, तो आपका ए आंसर इसी वजह से ठीक हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और जो ऊपर कराया वो भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धातुएं अपारदर्शी हैं, यानी जो आपके मेटल होते हैं वो किसके लिए अपारदर्शी होते हैं। आप सभी मुझे आंसर बता सकते हो। कीमती आंसर का मैं आप सभी का आभारी हूं और इंतजार करता रहता हूं कि आप सभी कितना अच्छा आंसर देते हो। देखो जिस टाइम पे मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया था तो उस टाइम पे मैंने कहा था धातुएं अपारदर्शी है, मैंने कहा था केवल दृश्य प्रकाश के लिए अपारदर्शी होती है। बताया था नहीं बताया था। देखो यहाँ पे अपारदर्शी की बात कर रहा है स्टूडेंट्स, पारदर्शी की बात नहीं कर रहा, कंफ्यूजन में मत आना। अपारदर्शी की बात कर रहा है, इस वजह से आपका आंसर हो जाएगा बी आंसर, बी आंसर, बी आंसर, सभी का ठीक है भैया। चलो अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ 11वीं क्वेश्चन की, तो 11वीं क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है कि आयनिक क्रिस्टल सामान्यतः दृश्य प्रकाश के लिए होते हैं। तो देखो कितना टुच्चा सा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने आ चुका है। मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप उठा उठा के मारोगे। बता सकते हो आप सभी अपना आंसर। आयनिक क्रिस्टल सामान्यता यानी जो नॉर्मली होते हैं दृश्य प्रकाश के लिए होते हैं, पारदर्शी होते हैं, अपारदर्शी होते हैं, क्रिस्टल पर निर्भर नहीं करते हैं, इनमें से कोई नहीं। और फिर बताना चाहूँगा ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ चुका है। एक तो 2013 के पेपर में आया है और एक 2015 के पेपर में भी आया है। तो कहीं ना कहीं भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जितना हो सकता है भाई खींच लो अपनी तरफ को, नंबर नंबर खींचने की कोशिश करो, ठीक है। और पता है भैया आपकी यूनिट 3 बहुत जल्दी चलेगी, यानी मंडे से आपका, यानी मंडे तो आ जाए ना शायद, हाँ मंडे तो आ जाए, मतलब कल, कल मतलब मंगलवार से, सॉरी मंगलवार से आपकी यूनिट 3 भी चलनी हो स्टार्ट हो जाएगी। और देखो यार मैं कोशिश करूँगा एक ही लेक्चर में, मतलब जो आपकी बड़ी वाली मैराथन क्लास होगी उसी एक मैराथन क्लास में आपकी यूनिट 3 कंप्लीट करा सकूं। अरे सर मजाक कर रहे हो क्या? अरे मजाक नहीं कर रहा भाई, वो क्लास हमारी 4 से 5 घंटे की लेने वाला हूँ। अरे इतिहास बदलने वाला है ना हमारा, तो इतिहास तो बदलना पड़ेगा अगर कुछ अलग करना है तो। ऐसे नहीं भाई 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको करके चले जाना पेपर में आ जाएगा, भैया बेवकूफ़ बना रहा है वो ठीक है चलो, अगर पेपर हमारा वैसा होता लिखने वाला उसके लिए तो ठीक है कोई बात नहीं, पर एमसीक्यू के लिए तो बेवकूफ़ बनाते हैं मास्टर कि भैया ये 5 क्वेश्चन टॉप 15 क्वेश्चन को करो याद और लिख कर आ जाओ पेपर में 15 में से 15 नंबर। भाई 15 नंबर का तो पेपर भी नहीं आता ठीक है, तो ऐसे भैया ऐसे चौंचलों में मत पढ़ना, जो करा रहा हूँ उसके बाहर पेपर में नहीं आने वाला, ठीक है, ठीक है, क्योंकि किताब ही करा रहा हूँ पूरी की पूरी, कुछ भी नहीं छोड़ रहा भाई, कुछ भी। तो आपका, मेरा तो उद्देश्य यही है कि भैया आप सभी को अच्छे से अच्छे परसेंटेज आ सकें, ठीक है। और कुछ बच्चे कहते रहते हैं, भाई सुनो पहले मेरी बात सुन लो बहुत ध्यान से, कुछ बच्चे कहते रहते हैं भैया केमिस्ट्री भी आप करा दो, केमिस्ट्री भी आप करा दो। तो यार भाई देखो एक चीज़ पे मैं ध्यान दे सकता हूँ, या तो फिजिक्स अच्छे से करवा लो या केमिस्ट्री करा लो, ठीक है। आप सभी के ऊपर डिपेंड करता है। देखो अभी मैं आप सभी से क्वेश्चन पूछता हूँ एक, या तो केमिस्ट्री करा लो या फिजिक्स करा लो, आप सभी के ऊपर डिपेंड करता है। आप बताओ मुझे क्या पढ़ाना चाहिए, केमिस्ट्री पढ़ाऊँ आप सभी को या फिजिक्स पढ़ाऊँ? सर दोनों पढ़ा दो, है ना, कुछ बच्चे कहेंगे सर दोनों पढ़ा दो। बेटा एक चीज़ बताऊँ आपको, कभी
कभी क्या मतलब कभी कोशिश करना आपको एक ही सब्जेक्ट में टाइम देने की। और ऐसे नहीं कि भाई मैं कुछ भी लिया यार छाप दिया और पढ़ाना स्टार्ट। भाई टाइम लगता है हर चीज़ को बनाने में, हर चीज़ को तैयार करने में टाइम लगता है, क्वेश्चन छांटने में टाइम लगता है। पढ़ाने को मैं पढ़ा दूंगा पर वो मज़ा नहीं आता, क्योंकि मुझे अंदर से जब तक फीलिंग नहीं आती ना पढ़ाने की कि भाई ये क्वेश्चन मतलब हो सकता है ऐसे हो जाए ऐसे हो जाए, तो भाई पढ़ाने का मुझे कोई मतलब ही समझ में नहीं आता कि भाई पढ़ाई का कोई मज़ा है। केवल केवल मैं जब ही पढ़ाता हूँ कि जब ऐसा लगे कि भाई हाँ मैं इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ एंड आप सभी के पेपर में अच्छे नंबर भी स्कोर करा सकता हूँ। मेरा उद्देश्य आप सभी को बेवकूफ़ बनाना नहीं है बिल्कुल भी, केवल केवल आपको अपने टारगेट की तरफ पहुंचाना है कि आपका टारगेट क्या है। पढ़ाने को मैं पढ़ा दूंगा, कोई केमिस्ट्री में इतनी तोफ नहीं चलने वाली। पर देखो मैं मना नहीं कर रहा कि पढ़ाने का नहीं हूँ। जब मेरी फिजिक्स कंप्लीट हो जाएंगी, तीनों बुक कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद अगर वक्त मिला तो उसकी भी मैराथन क्लास लेके कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। पर ये नहीं कह रहा कि कंप्लीट मैं करा दूंगा। समझ में आ रही है बात सभी के? अंडरस्टैंड कर पा रहे हो सभी? एक कंटेंट को तैयार करने के लिए कम से कम 4 से 5 घंटे का समय लगता है। आप सभी को मजाक लग रही होगी ये बात, मजाक लगनी चाहिए वाकई में, क्योंकि आप सभी को ऐसा लगता होगा एक टीचर का काम है आके पढ़ा दिया और ये हो गया कंप्लीट। ऐसे नहीं होता बेटा। एक लेक्चर को तैयार करने के लिए मतलब हम एक क्लास लेने के लिए कम से कम कई रात तक जागना पड़ता है। रात रात को उठ उठ के हमको कंटेंट तैयार करना पड़ता है कि हाँ यार इसमें कुछ कमी ना रह जाए। अगर कमी रह जाएगी तो यार कहीं ना कहीं हमें बुरा लगेगा, हमारे बच्चों को बुरा लगेगा। और मैं ये नहीं चाहता कि भाई आपका एक भी नंबर छूटे, ठीक है। क्योंकि हमारा टारगेट केवल केवल आपको नंबर नहीं दिलाना है, आपको ये भी बताना है कि भाई आप कैसे कर पाओगे और कैसे आप दुनिया से निकल पाओगे ठीक है। क्योंकि इस दुनिया में उस इंसान की वैल्यू है जिसके नंबर अच्छे आते हैं और जिसका मतलब पढ़ाई में अच्छा है। उस इंसान की इस दुनिया में कोई भी वैल्यू नहीं है जो पढ़ाई में अच्छा नहीं है और बदमाशी करता फिर रहा है। आप खुद ही बताओ, है या नहीं? नहीं है बिल्कुल भी। तो ये ऐसे ऐसे मतलब सवाल मत पूछा करो कि सर केमिस्ट्री भी पढ़ा दो फिजिक्स। बेटा यार ऑलरेडी मैं आपको पढ़ाने के लिए कम से कम 6 घंटे का समय निकाल रहा हूँ। आपको लग रहा हो सर आप 1 घंटे की क्लास लेते हो 6 घंटे कैसे निकाल रहे हो? पता चल जाएगा अगर आप किसी दिन इस टारगेट की तरफ अचीव करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। समझ में आ रही है बात? अरे सर कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा परेशान मत हो आप सभी, है ना। परेशान मत हो, ओके। तो देखो यार स्टूडेंट्स, पहला मेरा जो टारगेट है, देखो समझ लो मेरा पहला टारगेट क्या है। पहला मेरा जो टारगेट है, देखो पहला जो मेरा टारगेट है, एक सेकंड में अपना टारगेट दिखा देता हूँ आपको। जो दोस्तों पहला मेरा टारगेट है वो है आपका ये वाला टारगेट। पहला मेरा जो टारगेट है आप सभी के लिए वो यही वाला टारगेट है। कौन सा टारगेट है सर? ये 100+ क्वेश्चन हर एक यूनिट का कराना, हर एक यूनिट का आपको अच्छे से प्रैक्टिस कराना, और साथ के साथ उसके पेपर चलेंगे जब आपका पेपर का टाइम होगा, ठीक है। मेरा जो आपका टारगेट है बस यही चेंज करना है, ये वाला टारगेट। यानी बीएससी के इतिहास में ऐसा पहली बार हो जाए कि आज तक ऐसा किसी ने ना करा हो। क्योंकि मेरा उद्देश्य यार पैसा कमाना नहीं है। पैसे तो पता नहीं कितने आए कितने चले गए। पैसे से दुनिया नहीं खरीदी जाती, खरीदी जाती है प्यार से, मोहब्बत से, है ना। कहते हैं ना इज्जत पैसों से नहीं खरीदी जाती है, इज्जत कमानी पड़ती है बड़े प्यार से, मेहनत से, लगन से, ठीक है ना। चलिए तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तुम पता नहीं मूड कहाँ तक पहुँचा देते हो, है ना। चलिए भैया कहाँ तक पहुँच चुके थे हम? ये मेरे याद भी नहीं है कितने क्वेश्चन हम कर चुके थे। चलो हमारा 5 6 7 8 अपारदर्शी वाला हो गया था। एंड चलो 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 10 के आसपास क्वेश्चन हो गए थे, है ना। चलिए भैया, तो भैया ऐसा मतलब ऐसे मतलब बात मत किया करो। समझ में आ गया पूरी कहानी, मैं क्या करना चाहता हूँ और क्या नहीं करना चाहता हूँ। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है, मेहनत करो आप सभी, ठीक है ना। ठीक है ना। और केमिस्ट्री तो यार खुद भी कर तैयार कर सकते हो, मानता हूँ यार फिजिक्स में थोड़ी प्रॉब्लम आती है,
पर केमिस्ट्री में अगर आप एक बार ढंग में पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, तो आपका हो जाएगा सब कुछ। सर आप कुछ बता दो हमें तो केमिस्ट्री में करने के लिए। देखो सुनो, केमिस्ट्री में अगर आपको करना है तो एक काम करो, ऑर्गेनिक की किताब उठाओ। थोड़ा थोड़ा मैं आपको दे सकता हूँ हिंट हिंट कि आपको क्या करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की किताब उठाओ। उसका एक काम करना दोस्तों, उसमें आपको 2 से 3 यूनिट ऐसी है जो आप 12th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। विटामिन्स के बारे में आप पढ़ चुके हो, वहाँ से पेपर में क्वेश्चन आते हैं विटामिन से रिलेटेड। आपको जो वे होते हैं, मतलब बहुत सारे विटामिन से क्वेश्चन आएंगे, यानी जो 3 यूनिट है ना ऑर्गेनिक में, वो ऐसी यूनिट है जो आप पढ़ चुके हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, इनऑर्गेनिक में वही है आपका, आपको पता है ना, VBT वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी है आपका, इससे पेपर में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पहली यूनिट में। तो तैयार करते रहना, पूछते रहना अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो। ठीक है भाई, चलिए भैया, मुझे यार तुम टाइम बहुत, क्वेश्चन कहाँ हमारा 30 सेकंड में करने का वो वादा था। चलो कितने क्वेश्चन हो चुके हैं भाई? चलो सर 11वें क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो मैंने कहा था दृश्य प्रकाश के लिए जो होती है दोस्तों, ये आपका पारदर्शी होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अब मुझे जल्दी जल्दी आंसर दो आप सभी। अब एक काम करो स्टूडेंट्स, 12वें और 13वें क्वेश्चन का एक साथ आंसर दो। सहसंयोजी क्रिस्टल घुलनशील होता है और सहसंयोजी क्रिस्टल में गुण होता है, तो आप सभी मुझे बता सकते हो। 12वां और 13वें का आंसर एक साथ दो मुझे। हाँ भाई, 12वें और 13वें क्वेश्चन का आंसर एक साथ देने की कोशिश करो। हाँ जी दोस्तों, बता सकते हो आप। तो अब देखो, मुझे ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि ऑलरेडी मुझे कंटेंट तैयार करना है आपकी नेक्स्ट क्लास के लिए। ठीक है, तो भैया इसका बी आंसर हो जाएगा। यानी ईथर में जो होता है वो घुलनशील होता है, और अघुलनशील जो होता है दोस्तों जल वल में होता है, यानी जो वाटर होता है, जितने भी लिक्विड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 13वें, सहसंयोजी क्रिस्टल में गुण होता है, तो ध्यान रखना है दिशात्मक गुण होता है इसमें। ठीक है, चलिए अब एक काम करो दोस्तों, आप अब आपका काम बनता है, आपका जो फर्ज बनता है दोस्तों, वो 14 नंबर से लेकर 18 नंबर तक, यानी 14 से 18 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं, यानी जितने भी आपको 5 क्वेश्चन ये दिखाई दे रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं, इसके आंसर एक साथ मुझे देने की कोशिश करो। पढ़ लो पहले ध्यान से, 1 मिनट का समय आप सभी के पास है। पढ़ लेता हूं मैं भी एक बार। हीरा सिलिकॉन जर्मेनियम क्रिस्टल है, यानी जो हीरा सिलिकॉन जर्मेनियम क्रिस्टल होता है, ये क्या होता है, पूछना चाह रहा है क्या होता है। एंड 15वां क्वेश्चन है, तापमान के साथ सहसंयोजक क्रिस्टल की चालकता क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य से सहसंयोजक क्रिस्टल होते हैं, कैसे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, NaCl क्रिस्टल की प्रति एकांक सहसंयोजक ऊर्जा कितनी होती है, और ये पेपर में आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु रेखीय कंपन से प्राप्त होते हैं, ये भी पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है भाई, जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो भाई 14 का आंसर आ रहा है सभी बच्चों का। ओके, सही है बेटा, सही है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखो 14 का आ जाएगा बी आंसर, 14 का बी आंसर। सहसंयोजक होते हैं, यानी जितने भी हीरा हुआ, सिलिकॉन हुआ, देखो याद हो जब मैंने सहसंयोजक आपको पढ़ाया था, तो उसके एग्जाम्पल में ये पॉइंट लिखा था कि इसके एग्जाम्पल ये होते हैं। ठीक है, तो वहाँ से भी आप रिलेट कर सकते हो। तापमान के साथ सहसंयोजक क्रिस्टल की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ध्यान रखना दोस्तों, वो बढ़ती है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है जब मैंने बैंड थ्योरी पढ़ाई थी 3rd बुक में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो होता है, सामान्यतः सहसंयोजक क्रिस्टल होते हैं, तो मैंने दोस्तों आपको उस टाइम पे पढ़ाया था, ये कठोर होते हैं, कठोर। ठीक है, क्योंकि जब भी तो, अब देखो सिंपल सी बात है यार, जब ये इसके एग्जाम्पल है, देखो सुनो, जब हीरा सिलिकॉन जर्मेनियम इसके एग्जाम्पल है सहसंयोजक, तो हीरा कैसा होता है भैया, कठोर होता है, तो कैसा क्रिस्टल हो भैया, कठोर हुआ। बस टुच्चे पुच्चे का सवाल मत पूछा करो। 17वें का आपको पता है क्या आंसर आएगा, जी हाँ, -3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु। ठीक है, 18वें का आंसर मुझे बताओ जल्दी से क्या था भैया। 18वें का आ रहा था, एक परमाणु रेखीय जालक कंपन से प्राप्त होते हैं। भैया आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था, बहुत अच्छे से करा था, बहुत अच्छे से। मगर क्या था, ध्वनिक शाखा। भैया कैसे, क्योंकि देखो जब मैंने क्या पढ़ाया था, मोनो एटॉमिक पढ़ाया था, यानी एक परमाणु पढ़ाया था, तो उसके मन में जो रिजल्ट निकल के बताया था, उसमें कहा था ध्वनिक शाखा पाई जाती है बस। ठीक है, द्विपरमाणु में मैंने आपको बताया था दोनों पाई जाती हैं। सी आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, 19 का सी आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सर क्यों पाई जाती है, क्योंकि एक प्लस में वैल्यू जाती है, एक माइनस में, तो जो माइनस वाली रिप्रेजेंट करती है वो उसको रिप्रेजेंट करती है, प्लस वाली उसको रिप्रेजेंट करती है। चलिए भैया 20वें क्वेश्चन की तरफ। अब एक काम करो, 20 से लेकर 24 तक के सभी आंसर बताओ। 20 से 24,
20 से 24 तक के सभी क्वेश्चन मुझे बता दो जल्दी से। 20 से 24 तक के सभी क्वेश्चन बताइए दोस्तों। 20 से 24 तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मुझे दे सकते हो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ना समझ में आए तो एक बार दोबारा से फिर पढ़ो, फिर समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक क्या आंसर हो सकता है। क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे होंगे जो रिपीटेड होंगे पर उसकी लैंग्वेज अलग होगी। क्वेश्चन का आंसर तो वही होगा पर लैंग्वेज घूमकर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। 20 से लेकर 24 तक के सभी के क्वेश्चन के आंसर मुझे चाहिए दोस्तों। जिस टाइम पे मैं आप सभी के आंसर आ चुके हैं, अगर नहीं आए तो भैया मेरे आंसर बताने से पहले ही दे दिया करो, क्योंकि मेरा ऑप्शन का बताने का मतलब पता है ना, मेरा उद्देश्य आपको क्वेश्चन रटाना नहीं, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बताना। जिस टाइम पे मैंने आपको एक परमाणु लेटिस पढ़ाया था, मैंने कहा था इसका जो कार्य होता है दोस्तों वो निम्न आवर्ती पारक फिल्टर की भांति व्यवहार करता है। ये क्या काम करता है दोस्तों? निम्न आवर्ती पारक फिल्टर की भांति व्यवहार करता है। इसका काम होता है दोस्तों कि जो ध्वनिक शाखा है ना, ध्वनिक शाखा, उसको अलग छांटना। ठीक है, तो आपका ए आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 20वें का ए। ठीक है भाई, चलिए दोस्तों अगला 21वें क्वेश्चन का जो आपने आंसर दिया था, यानी 20वें का जिनका ए था, बिल्कुल ठीक है। अब 21वें क्वेश्चन का बहुत सारे के बच्चों का आंसर आ रहा था बी। बताया था फॉर्मेट सिंपल, वही फॉर्मेट है, याद है ना? हाँ सर, आपने बहुत सारे क्वेश्चन भी करवाए थे इसके ऊपर। ठीक है, चलिए भैया बी आंसर हो गया था इसका। 22वें का आंसर मुझे बताया बच्चों ने, जो कमेंट बॉक्स में शो हो रहा है। 22वें का बता रहे थे बच्चे ए, और बच्चों ने कहा था प्रकाशित कंपन उत्पन्न होते हैं तो द्विपरमाणुक रेखा जालक में होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, एक परमाणु में नहीं होते उत्पन्न। ठीक है, ध्यान रखना। 23वें क्वेश्चन का आंसर मुझे दे सकते हो, ध्वनिक शाखा किस में उत्पन्न होती है? तो मैंने बताया था अगर दोनों शाखा उत्पन्न हो रही है तो द्विपरमाणुक होगा, अगर ध्वनिक शाखा ओनली ऑन उत्पन्न हो रही है तो एक परमाणुक होगा। तो सभी बच्चों का बी आंसर इसमें ठीक था, और सभी का ओके गलत नहीं सी ठीक है इसका, ठीक सॉरी, इसका सी आंसर ठीक होगा। सी सर क्यों होगा? क्योंकि भाई ध्वनिक शाखा एक परमाणु में भी होती है, द्विपरमाणु में भी होती है, तो दोनों में होती है ना, तो आपका सी आंसर। बहुत सारे बच्चे इसको लगा देंगे मेरी तरह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्वनिक शाखा में होते हैं। आप सभी को पता है ध्वनिक शाखा में क्या होते हैं। मैंने बताया था जिस टाइम पे ध्वनिक शाखा का कॉन्सेप्ट बताया था, मैंने कहा था, बताओ क्या बताया था? मैंने कहा था कि अगर सपोज करो अलग अलग परमाणु भी है, उनका द्रव्यमान अलग अलग मान लो, एक का M1 मान लो, एक का M2 मान लो, तो दो जो है ना, दोनों समान दिशा में चलेंगी और समान एम्पलीट्यूड से गति करेंगे, तो उसको बोलते हैं हम ध्वनिक शाखा। ठीक है, ध्वनिक शाखा। ओके, तो इसका ए आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ए आंसर सभी बच्चों का ठीक हो जाएगा, ए ए ए ए ए। चलो बहुत अच्छी बात है। चलो अब एक काम करो दोस्तों, आप 26वें क्वेश्चन का मुझे आंसर बताओ जल्दी से, कि 26 का आंसर ये होगा सर, ये होगा। अरे बहुत टुच्चा सा क्वेश्चन है सर, ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान। मैंने कहा भैया पेपर में आ चुका है। कब आया था सर? एक तो 2020 के पेपर में ही आया था, एक 2018 में आया था, और एक 2013 में भी आया था शायद से। 13 में नहीं आया था, 2-3 बार तो रिपीट हो चुका क्वेश्चन है पर। हाँ सर ठीक है, आपका एहसान फ्रोमस है, हम एहसान करते हैं सर आपका। तो आप सभी बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा। एक सेकेंड, हाँ जी बताओ क्या आंसर था इसका? सर आपने बताया तो था अभी, मगर क्या बताया था सर? आपने बताया था सर एक क्वेश्चन और आता है पेपर में। मैंने पूछा हाँ बताओ, तुमने कहा भैया अगर एक परमाणु को, मगर हाँ भैया ये भी बात है भैया, अगर एक परमाणु को तो उसके लिए बिरलाउन क्षेत्र की परिसीमा कितनी होती है? और भैया ऑप्शन बिल्कुल सेम यही है। तो बताओ, दोनों क्वेश्चन आपके हो जाएंगे कंप्लीट फिर। सर 26 का जो पहले वाला क्वेश्चन द्विपरमाणु वाला है ना सर, उसका तो आंसर आ रहा है हमारा ए ए ए ए ए। तो भैया मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भैया, ए आंसर बिल्कुल ठीक है। अब ये बताओ जो एक परमाणु वाला होता है उसके लिए क्या आंसर होगा? हाँ भाई, एक परमाणु के लिए नहीं, जो मोनो एटॉमिक होता है, बिरलाउनी क्षेत्र की सीमा कितनी होती है, बिरलाउनी जोन कितना होता है? सर 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 बी आंसर है इस वाले का एक परमाणु वाले का। तो ठीक है भैया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं।
ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं वैसे पेपर में आया था, इस वजह से मैंने बता दिया एक परमाणु वाला। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, द्विपरमाणुक रेखीय जालक कंपन में निम्न आवर्ती पर होती है। तो आप सभी को पता है निम्न आवर्ती पर उच्च और उच्च आवर्ती पर मैंने आपको बता दिया। आपको पता है दोस्तों निम्न आवर्ती पर आपका क्या होता है, धमनिक शाखा होती है, और उच्च आवर्ती पर आप सभी को पता है दोस्तों क्या होता है, बताओ। अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, प्रकाशिक शाखा होती है उच्च आवर्ती पे। मैंने आपको याद हो, मैंने ग्राफ भी बताया था इस टाइप में, एक तो यहाँ पर उच्च आवर्ती थी, एक निम्न आवर्ती थी, ठीक है। पता है निम्न आवर्ती पे क्या होती है, धमनिक शाखा, और उच्च आवर्ती पे प्रकाशिक शाखा। समूह वेग होता है, आप सभी को पता होता है क्या होता है। मैंने डायग्राम के थ्रू बताया था कि अगर दो तरंगों को आपस में इस टाइप में मिला दिया जाए तो उनके जो एक साथ जो सभी चलते हैं ना, जो तरंगे पूरे एनोलोप के साथ, और इसको एक एनोलोप में बंद कर देते हैं, तो जो एनोलोप पूरा चलता है उसको तो हम समूह वेग कहते हैं, और जो ये पार्टिकल चलते होते हैं ना, इसको हम कला वेग कहते हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहा है समूह वेग क्या होता है। हाँ भाई, अरे वाह वाह वाह, दिल खुश कर दिया भाई, वाह। अरे सर वाह, भैया पेपर में आ चुका है। और पेपर में क्या आया तो वो बताऊंगा। पेपर में यहाँ से आपका ग्रुप वेलोसिटी, हाँ ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला आया था, वी जी का फॉर्मेट क्या होता है, याद है सभी को। सर हाँ, डी डब्ल्यू अपॉन डी के, ग्रुप वेलोसिटी ये होता है, ग्रुप वेलोसिटी याद रख लें, ये भी पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। क्या क्वेश्चन आया था भैया, सुनो, समूह वेग आपको पता है क्या होता है, पता है सर, हाँ। ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मेट क्या होता है, वो पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, दो बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। चलिए सर, आपने बताया इसका आंसर है सर बी, ठीक है, समझ में आ गया भैया। अगर नहीं आया तो आपकी जो मैराथन क्लास है ना उसमें ये करवाया है, ठीक है। चलिए सर, ये हो गया समूह वेग। फोनोन होता है, ये बताओ फोनोन क्या होता है। अब एक काम करो, फोनोन क्या, तुम एक काम करो भैया, 30 से लेकर, फिर सबको मैं एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा, 30 से लेकर 34 तक के जितने भी क्वेश्चन है सभी का आंसर बता दो। तीस से लेकर 34 तक के सभी के आंसर मुझे बता दो। मुझे पता है आप सभी के पढ़े हुए क्वेश्चन है, पढ़े हुए पता क्यों है, क्योंकि ये सारे पेपर में आ चुके हैं और मैं आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करा चुका हूँ कि पेपर में आए हुए हैं। अरे वाह वाह सर, मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया। फोनोन होता है, बताओ फोनोन क्या होता है। और जिसने गलत दिया ना आंसर यार, क्योंकि यार आप सभी आंसर देने से पहले ये नहीं सोचते कि हमारे गुरु ने हमारे पीछे कितनी मेहनत लगा रखी है, और आप उस मेहनत का ये फ़ायदा उठा रहे हो कि आप गलत आंसर दे रहे हो। पता गलत आंसर पता कौन देता है, वो क्लास तो सारी लेता है, हाँ बिल्कुल ठीक है, क्लास तो सारी लेगा पर उसका रिवीजन नहीं करेगा, उसकी यही गलती होती है सबसे बड़ी। और उसको लगता है कि हाँ यार मेरे समझ में आ रहा है पूरा, मुझे ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, तो उसको ऐसा फीलिंग आती है अंदर से। तो भाई ऐसा मत किया करो, जितने भी आप बहुत बड़े बड़े, मुझे पता है विद्वान है मेरे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं, वो बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं मेरे पास, पर ऐसे विद्वानपंती मत दिखाओ मुझे, क्योंकि मुझे पता है आप सभी कितने पानी में हो, ठीक है। चलिए सर, 30 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका, क्रिस्टल में प्रत्यास्थ कंपन की ऊर्जा जो होती है क्वांटा कहलाती है, ठीक है, फोनोन कहलाती है। और दोस्तों एक बात और बताई थी मैंने फोनोन से रिलेटेड, कि जो जालक में कंपन की ऊर्जा होती है ना, जो जालकों में कंपन की ऊर्जा होती है उसको भी हम फोनोन ही कहते हैं। तो ये पेपर में क्वेश्चन आया था दोस्तों, ये पेपर में 2019 के आसपास या 2020 के अप्रोक्स ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, और मैंने आपको कराया भी था बहुत अच्छे से। अगला क्वेश्चन तो दोस्तों फोनोन पालन करता है, तो मैंने आपको बताया था फोनोन किसका पालन करता है। 31 का आंसर मुझे आप सभी दे सकते हो, आप सभी ने दे दिया, वैसे बहुत अच्छा काम करा। हाँ सर बिल्कुल ठीक है, वो आइंस्टीन सांख्यिकी का पालन करता है। अगर सपोज करो मैं एक क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन और बनाना चाहता हूँ, फोटोन पालन करता है, फोटोन किसका पालन करता है ये बताना मुझे ज़रा। हाँ भाई, फोटोन किसका पालन करता है मुझे ये और बता दो, मैं मान लूँगा हाँ यार तुमने वाकई में पढ़ा। फोटोन किसका पालन करता है। सर क्या बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हो, सर फोटोन हो चाहे फोनोन हो दोनों इसका ही पालन करते हैं, मगर ठीक है भैया चलो अच्छी बात है। चलो अगला क्वेश्चन था भैया 32वां, कि फोनोन उत्पन्न अथवा अवशोषित होता है, किस में उत्पन्न होता है किस में अवशोषित होता है। मैंने याद करो जब मैंने आपको एक डायग्राम स्ट्रक्चर बनाया था और मैंने कहा था इसमें अवशोषित होगा इसमें उत्पन्न होगा, तो मुझे बता सकते हो मैंने क्या बताया था उस टाइम पे। अरे वाह वाह सर, सर आपने उत्पन्न वाला तो नहीं बताया था कॉन्सेप्ट, पर आपने अवशोषित वाला जरूर बताया था।
मैं कहा हाँ यार ये भी बात ठीक कह रहे हो, मैंने उत्पन्न वाला नहीं बताया था, अवशोषित वाला जरूर बताया था। और यही तो उद्देश्य है हमारा, प्रैक्टिस क्वेश्चन करने का यही उद्देश्य है कि जो हमको नहीं आता वो भी आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो देखो फोनोन उत्पन्न या अवशोषित करता है, तो भैया हमने अवशोषित वाला पढ़ा था, ये तो अथवा बोल रहा है ना, या तो उत्पन्न करेगा या अवशोषित करेगा। तो अवशोषित हमारा कब करता है भैया? जब अप्रत्याष्ट प्रकीर्णन हो। तो बस भी आंसर ठीक है। बताओ प्रत्याष्ट में करेगा भैया? प्रत्याष्ट में तो उसकी वेलोसिटी वो जो आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है ना वो बराबर हो जाती है, ठीक है, तो अवशोषित क्यों करेगा? अरे वाह वाह मेरे शेर, बहुत होशियार हो रहे, आगे आगे बोल रहे हैं। चलो 33वें का आंसर बताओ। फोनोन होता है, बताओ भाई। बताया था सर हमने, अभी तो बताया था, क्यों दोबारा दोबारा पूछ रहे हो? सर आपने बताया था फोनोन होता है, क्या होता है? बोसोन होता है, सबको पता है क्या होता है। अगला क्वेश्चन मेरा यही है, सुनो एक सेकंड। अगला क्वेश्चन ये है, आपको कुछ बच्चे समझेंगे मैं क्या पूछने वाला हूँ बहुत होशियार हो रहे। अगला क्वेश्चन ये है, अल्फा कण होते हैं, और उससे अगला क्वेश्चन है फोटोन होते हैं। लो इन दो क्वेश्चन का और आंसर बताओ। क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, चलो अभी बताऊंगा कैसे बनेगा। कुछ बच्चे इतने होशियार हो रहे हैं, वो समझ जाते हैं क्वेश्चन बोलने से पहले कि सर क्या बोलने वाले हैं। यार मुझे इस तरह की तो मेहनत वाले बच्चे चाहिए थे, इतनी डेडिकेटेड से मेहनत करते हैं बच्चे। और यार यकीन मानो, जब आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन रहे हैं, और यार आप पेपर लगा कर देखना एक आधा, जब हमारी बुक कंप्लीट हो जाएगी, या हमारी बुक ऑलरेडी थर्ड बुक कंप्लीट हो चुकी है, तो उसके पेपर में क्वेश्चन जो आए हुए हैं वे लगा कर देखना पूरा पेपर, तो आपको यकीन होगा कि यार हाँ सर जो आपने पढ़ाया है ना बिल्कुल डिक्टो वहाँ से ही आ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो सर इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा, चाहे सर अल्फा गन की बात करें, चाहे फोटोन की बात करें, चाहे फोनोन की बात करें, सर वो जो कहलाते हैं ना सर वो फोनोन कहलाते हैं, वो सॉरी फोनोन नहीं सर, वो बोसोन कहलाते हैं, बोसोन। समझ में आ रही है बात? चलो इसी बात पे एक क्वेश्चन और लो। मगर सर क्या बात करने वाले हो? मगर रुको तो भैया एक क्वेश्चन और लो। चलो अब मेरा एक क्वेश्चन ये है, चलो सर ये वाला तो ऑप्शन हमारा क्लियर हो गया, बोसोन वाला। सर फर्मियोन के बारे में और बताओ तो, फर्मियोन क्या होता है भैया? लिख लो तो इस पॉइंट को। चाहे इलेक्ट्रॉन की बात करें, चाहे प्रोटॉन की बात करें, चाहे न्यूट्रॉन की बात करें, ये तीनों के तीनों फर्मियोन होते हैं, फर्मियोन होते हैं, फर्मियोन होते हैं। सर फर्मियोन का मतलब क्या होता है? बस फर्मियोन का मतलब ये होता है, जो चक्रण होता है ना उसमें, जो आपका स्पिन होते हैं, मतलब जो चक्रण होता है, कितनी कितनी चक्रण हो सकती है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? सर एक बात और बताओ। मैंने हाँ बताओ। सर जो फर्मियोन होता है आपने बताया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, मगर हाँ भाई ठीक कह रहे हो। सर आपने एक बात नहीं बताई, मगर क्या नहीं बताया भैया मैंने? सर आपने ये नहीं बताया कि जो फर्मियोन होता है उसमें चक्रण कितना होता है। तो बेटा ध्यान रखना, इसमें 1/2 का चक्रण होता है, और ये अर्धपूर्ण होता है, ठीक है, याद रहेगी ये बात। सर ये चक्रण पकड़न का मतलब क्या? भाई देखो तुमने इस टाइप में ये नहीं पढ़ा था, ये चक्रण ही तो होता है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें जो फर्मियोन का चक्रण होता है वो अर्धपूर्ण होता है, पर 1/2 होता है। सर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चल अब मुझे ये बता दो, ये बात तो ठीक होगी। अब 34वें का आंसर बता दो। 34 से लेकर 37 तक के जितने भी क्वेश्चन है सभी का आंसर बता दो। और मुझे उम्मीद है मेरे बच्चे कितना अच्छा कर रहे हैं। यार आप सभी के गुरुदेव आप सभी के साथ हैं, तो टेंशन मत लिया करो यार, बहुत अच्छे से हम कर रहे हैं सब चीज़। तो बताइए दोस्तों फोनोन का संवेग कितना होगा? जी हाँ 34 का आंसर आप सभी बता सकते हो, संवेग कितना होगा? चलो भैया सभी का आंसर ठीक है, यानी 34वें का बी आंसर सभी का ठीक आ रहा है। 35वें का फर्मियन का चक्रण अभी तो बताया था सर। अरे वाह वाह वाह, एक ऑप्शन से कितने क्वेश्चन उड़ा रहे हो तुम, देख रहे हो। अच्छा सर फोनोन का चक्रण, सर इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन सी लग रही है, मगर पागल हो, कन्फ्यूजन क्या होगी? सभी का ठीक है ठीक है ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक, सी 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 शून्य होगा। अच्छा फोनोन फोटोन तथा एल्फागन क्या गलत? अरे सर 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 ये तो ऊपर वाला ऑप्शन वाला क्वेश्चन आ गया, मगर हाँ ऐसे ही आएंगे पेपर में क्वेश्चन। 37वें का क्वेश्चन का आंसर बताना। सर ए बोसोनी तो कहलाते हैं, मगर ठीक है भैया चलिए। और फिर 38 वाला क्वेश्चन बताना। 38 वाला, 38 वाला, अरे सर अभी तो बताया था। अरे सर ये तो वही क्वेश्चन आ रहे हैं मजाक से हटके, सर इतना आसान है क्या? पर है बहुत आसान है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं? सर फर्मियोन कहते हैं, फर्मियोन। अब मेरा ये क्वेश्चन है, देखो ध्यान से सुनना।
अब मेरा ये क्वेश्चन है आप सभी से, आप मुझे पता है आप सभी मुझे आंसर दे पाओगे, क्योंकि मेरा मेरा काम है आपको बेवकूफ़ बनाना, और एग्जामिनर भी आपका बेवकूफ़ बनाएगा मजाक से हट के। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। अल्फा कण का चक्रण होता है, बताओ इसका आंसर क्या है। अल्फा कण का चक्रण होता है, कुछ बच्चे इसमें फंसेंगे जरूर, क्योंकि जो यहाँ पे रट रहे हैं ना उनको थोड़ा क्लीन करना है। जो रटने की कोशिश करेंगे ना तो उनको थोड़ा क्लीन करने की कोशिश मैं करूँगा। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, सभी का आंसर ठीक आ रहा है। अरे वाह, बहुत अति उत्तम कर रहे हो आप सभी, अति उत्तम अति उत्तम अति उत्तम। आंसर का कोई मैच ही नहीं है भाई साहब, एकदम नेक्स्ट लेवल का आंसर है। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा शून्य। सर पागल बना रहे हो तुम भी हमारा, मगा कैसे, चाहे सर अल्फा कण हो मैं कहाँ, चाहे सर फोनोन हो मैं कहाँ, चाहे सर फोटोन हो, बस सभी सर यही तो कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मैंने पूछा, सर बोसोन ही तो कहलाते हैं, और बोसोन का आपको आपने बताया था चक्रण 0 होता है, तो पागल क्यों बना रहे हो भाई। एग्जामिनर भी ऐसे ही खेलेगा आपके साथ, तो मैं आपको तैयार कर रहा हूँ, आपको उस खेल से कैसे बचकर निकलना है, ठीक है। अरे अरे सर ठीक है, धन्यवाद आपका। चलो अब एक काम करो स्टूडेंट्स, 39 से लेकर 39 के लेकर 41 तक के सभी क्वेश्चन के आंसर बताओ। बताइए दोस्तों, 39 से 41 तक के सभी क्वेश्चन का आंसर बताओ। अब जिसने ये वाला सेशन हमारा अच्छे से कंप्लीट कर लिया ना, तो आप सभी पेपर लगाना, पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं यार, आपको लगेगा यार सर वाकई में यार ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो जिसने पेपर से पहले देख लिया ना, वाकई में वो पेपर में पास तो हो ही जाएगा भाई। पास होने का मतलब समझ रहे हो, पास हो जाएगा। उसने कुछ नहीं पढ़ा पूरे साल में, बस ये सेशन देख लिया। हमारे पूरी बुक के 4 सेशन हुआ करेंगे, आप सभी को पता है पूरी बुक के 4 सेशन हुआ करेंगे। चार चार का मतलब क्या, एक यूनिट 1, एक 2, एक 3, एक 4, 2 सेशन तो ऑलरेडी हो चुके हैं। हाँ सर, 2 और होने वाले हैं, जो यूनिट 3 का एंड 4 का होगा। सर बहुत आसान है, 39वां, 40वां और 41वां। अरे सर 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 ये तो मजाक कर रहे हैं क्वेश्चन, भैया पेपर में आते हैं यार मजाक से हटके। अरे सर इतना आसान है क्या फिजिक्स। अरे हाँ आसान तो है ही यार। अरे सर ये और मजाक से हटके सर, ये तो वही क्वेश्चन आ गए जो आपने पहले बताया था ऑप्शन के द्वारा। मगर भैया वही क्वेश्चन आएंगे, मैं क्या मना कर रहा हूँ। देखो ए ऑप्शन हो गया ना सभी का। अरे सर बहुत आसान बहुत आसान बहुत आसान है सर। हैं, यही है क्या। सॉरी बी आंसर होगा इसका। बी होगा बी। ठीक है बी होगा, बिल्कुल ठीक। ओके चलो, 40वें का आप सभी को पता है। अरे सर मजाक क्यों कर रहे हो, मैं कहा कैसे भैया। तुमने कहा भैया 40वें का तो शून्य होता है ना, चाहे सर आप फोनोन की बात करो, अल्फा पार्टिकल की बात करो, चाहे आप सर फोटोन की बात करो, सभी का चक्रण शून्य होता है। इसमें क्या बात बता रही वाले बात तो। चलो 41वें का क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे। धातु की प्रतिरोधकता होती है, धातु की प्रतिरोधकता होती है। आप सभी मुझे अपना कीमती आंसर दे सकते हो। बताया सभी बच्चे मुस्कुरा गए होंगे इस क्वेश्चन को देखकर। मुस्कुराने का रीज़न ये है क्योंकि ये भी क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। अरे सर आप सारे पेपर में बता रहे हो, कुछ छोड़ोगे या नहीं। अरे सर पेपर में आते हैं भैया, याद करो जिस टाइम पे मैंने आपको ये पढ़ाया था, उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि भैया जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते रहोगे तो एक ही ग्रुप से आपका जो ग्राफ है ना टी के साथ में वो बढ़ता जाता है। तो बस ए ऑप्शन आपको बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ए। ठीक है, चलिए अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन को टैकल करेंगे क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब एक काम करो दोस्तों, आप एक काम करो, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, 42 से लेकर 47 तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मुझे जल्दी से बता दो। 30 सेकंड के आंसर सभी के आने आना चाहिए। अरे सारे क्वेश्चन रिपीटेड होंगे बस। अब देखो क्वेश्चन जो मैंने घुमा घुमा कर आपसे पूछ लिया ना, वही क्वेश्चन आएंगे घूम घूम के। तो जल्दी से बता दो 42 से लेकर 47 तक के आंसर। देखो बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं इसको सोल्व, कर लो यार, अच्छा है आप सभी के लिए। और बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं ना
कि सर क्या ये कानपुर यूनिवर्सिटी के लिए ठीक है, क्या सर ये भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के लिए ठीक है, क्या सर ये बरेली यूनिवर्सिटी के लिए ठीक है, क्या सर ये झांसी यूनिवर्सिटी के लिए ठीक है। अरे भैया जो आपके पेपर में सपोज करो यही कोर्स है आपका, सिलेबस में यही सब चीज़ है, पहले अपना सिलेबस देख कर आना। वो मुझे क्या पता होगा आपका सिलेबस क्या है, तो अपने बुक में देखना आपकी सिलेबस में ये सब चीज़ है या नहीं। अगर है तो अगर आपका पेपर ऑप्शनल आता है, मतलब ऑप्शन वाले आपके क्वेश्चन आएंगे, तो भाई जरूर कर लेना, पेपर में यही आएगा, ठीक है। सर ठीक है सर, हमारे आंसर आ चुके हैं। मैं कहा ठीक है भैया बताओ। भैया 42 का आंसर सभी बच्चों का आ रहा है सर ए, 42 का ए, क्योंकि सर आपने बताया था जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की और जो स्थिति ऊर्जा का जो ग्राफ बनता है वो कांस्टेंट होता है। मैं कहा ठीक है भैया, कांस्टेंट ही तो बनता है इस टाइप में। और सर 43वें का सभी बच्चों का आंसर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है सर, शून्य होता है, यानी 0 केल्विन पर अर्धचालक की चालकता कितनी होती है। मैंने बताया था कि भैया जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे अर्धचालकों की चालकता भी बढ़ती जाएगी, कंडक्टिविटी हम इसको बोलते हैं, कंडक्टिविटी भी बढ़ती जाएगी। अब ये कह रहा है भैया टेम्परेचर शून्य है, तो भैया चालकता भी तो शून्य होगी, इन्फाइनाइट थोड़ी हो जाएगी। तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन। अगर यहाँ पर ऑप्शन सपोज करो ये ऑप्शन नहीं होते, तो ये कहता है कि 0 या परम शून्य ताप पर, इसको बोलते हैं परम शून्य ताप पर अर्धचालक की चालकता होती है, तो यहाँ पे वो बोलता अचालक की तरह व्यवहार करता है, या कुचालक बोल देगा, या चालक की तरह व्यवहार करता है, या फिर ये दोनों की तरह, या डी इनमें से कोई नहीं। तो वहाँ पे आपका ऑप्शन होता है कुचालक, इंसुलेटर, अचालक, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव नहीं कर पाते, इस वजह से इसमें अचालक की तरह है। अगर सपोज करो भैया टेम्परेचर बढ़ाते रहें तो वो कंडक्टर की तरह व्यवहार करने लगेगा, लाइक ए इंसुलेटर, वो कंडक्टर। ओके सर ठीक है, आपने सर ये बहुत अच्छे से बताया मैं थर्ड बुक में। मैं कहा हाँ यार बताया होगा, सिंपल सी बात है। इस वजह से पढ़ाई को कहीं से भी रिलेट कर लो भैया, वहीं से सेम आएगी। 44 का क्वेश्चन सभी बच्चों का बता रहे हैं बी है भैया, बी। क्यों भैया? क्योंकि भैया आपने बताया था टेम्परेचर जैसे जैसे हम बढ़ाते रहते हैं, इस वजह से मैंने नहीं कराया इसको, क्योंकि मैं ऑलरेडी थर्ड बुक में पढ़ा चुका हूँ। टेम्परेचर जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं, सभी को पता है भैया प्रतिरोध का मान कम होता है। हाँ सर, जबकि जो प्रतिरोधकता होती है, जो रो होती है, उसका मान भी कम होता है। हाँ भैया, जबकि कंडक्टिविटी मतलब जो चालकता होती है उसका मान तो बढ़ेगा ना। सर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि कंडक्टिविटी जो होती है ना टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ती है। सर क्यों? सर उसमें तो कम होती है। भैया देखो, हम ये बोल सकते हैं कंडक्टिविटी जो होती है ना, यानी जो आपकी चालकता होती है, इसको इस रो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सिग्मा से, ये होती है प्रतिरोध की उल्टा। तो ये घट रहा है तो ये तो बढ़ेगी ना, सिंपल सी बात। सारे कॉन्सेप्ट बता दिए जितने थे। सर 45 के क्वेश्चन हमारा आ रहा था, निम्न में से कौन सा बोसोन है? सर आपने कहा था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है? मैंने बताया हाँ बताओ क्या होता है। सर आपने बताया था ये होते हैं हमारे क्या, बोलो। अरे हाँ सर हाँ, आपने बताया तो था अभी, मगर क्या बताया था बताओ। अटक गए ना अटक गए भैया, सब अटक गया, अटक गया, अटक गया। अरे सर एक बार देख लो ना, बताया तो था आपने। अरे अरे मतलब मजाक चल रहा है ना, चलो बताया तो था यार। अरे सर फर्मियोन बताया था ना आपने। बेटे बहुत पिटोगे तुम्हें ना चलो भैया, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका, टेम्परेचर बढ़ने वाला हो गया था। निम्न में से कौन सा बोसोन है? तो मैंने कहा था आपका एल्फा कण, फोटोन एंड फोनोन, ये आपके बोसोन होते हैं। एल्फा कण ये रहा, डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से फर्मी डिराक वितरण फलन है, ठीक है। तो बताया था जिस टाइम पे मैंने आपको पढ़ाया था, और मैंने कहा था इससे रिलेटेड 2-3 ही क्वेश्चन ही बनते हैं पेपर में, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है भैया। बताओ भैया बताओ। तो डी आंसर हो जाएगा इसका। मैंने बताया था रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है। 47वां क्वेश्चन है भैया फर्मी ऊर्जा। अरे वाह, एक क्वेश्चन ही खत्म हो गया ना। अब एक काम करो, एक काम करो दोस्तों, 47 से लेकर 51 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं आप सभी सोल्व करके मुझे बताओ। और मुझे पता है कहीं ना कहीं आप कर दोगे, क्योंकि वही क्वेश्चन है जो मैं आपको करा चुका। अरे सर 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 बताओ इसके आंसर क्या होंगे? हो गया भैया सभी का सोल्व? चलो अच्छी बात है, सभी का आंसर आने लगे। अब देखो इससे पता क्या होता है, आप सभी को लगा रहा होगा सर प्रैक्टिस क्वेश्चन क्यों कराते हो।
सर अच्छी बात है, हमारे मतलब अच्छा हो रहा है हमारी प्रैक्टिस। इससे क्या होता है प्रैक्टिस से दोस्तों, आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो आपको पता है कि बढ़ता बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। और जिस टाइम पर आपका पेपर होगा ना यार, आपका कॉन्फिडेंस इतना बिल्ड हो जाएगा कि आपको कहीं अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ना मॉडल पढ़ने की ज़रूरत, ना अनसोल्ड करने की ज़रूरत, क्योंकि आप सभी कर चुके हो ऑलरेडी, है ना। चलो भैया, अच्छी बात है, अच्छी बात है, धन्यवाद आप सभी का। तो भैया 47वें का सभी बच्चों का आंसर आ रहा है भैया, ए आंसर आ रहा है। तो इनमें जो संबंध होता है मैंने आपको कहा था, ई एफ जो होता है के एफ टी एफ के बराबर होता है। संयोजी बैंड ही चालन बैंड होता है, कब होता है, किस में होता है बताओ। मैंने बताया था आपको सर चालकों में होता है, क्योंकि देखो आपने बताया था सर इसमें जो है ना एक दूसरे पे ओवरलैपिंग हो जाते हैं। ओवरलैपिंग कब होते हैं सर, जब इसमें जो एनर्जी गैप होता है ना 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है, ठीक है। यानी जो इसमें जो आपको पता है भैया चालन बैंड और संयोजी में इलेक्ट्रॉन होता है, चालन खाली होता है। तो इसमें जब हम टेम्परेचर बढ़ाते रहते हैं बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, इसमें ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि आपको पता है इन दोनों का जो मिलने का गैप होता है वो 0 होता है, ठीक है। यानी ये सारे इलेक्ट्रॉन फिर इसमें मूव करने लगते हैं। एज ही सेम मैंने आपको इंसुलेटर बढ़ाया था, यानी जो अचालक होते हैं उसके बारे में मैंने कहा था, चालक बैंड होता है, एक संयोजी बैंड होता है। मैंने कहा था इनके जो बीच कुचालक के लिए जो ऊर्जा अंतराल होता है दोस्तों, वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा होता है, ठीक है। मतलब 3 से ज़्यादा होता है, वो 5 10 15 कुछ भी हो सकता है, 3 से ज़्यादा होगा पर, ठीक है। जब भी यहाँ से जो आपके संयोजी बैंड है ना, यानी जो आपका वैलेंसी बॉन्ड है, इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ये इसमें एंटर करने लगेंगे, ठीक है। अब मैंने एक अर्धचालक वाले भी बताया था आपको, मैंने कहा था इसमें संयोजी और चालन बैंड होते हैं। देखो ये उसके लिए बता रहा हूँ, सेमीकंडक्टर के लिए, यानी अर्धचालक के लिए मैंने कहा था इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजी वैलेंसी बॉन्ड में, और एक आपका क्या होता है कंडेंसर बैंड होता है, यानी चालन बैंड होता है। मैंने कहा था इनके बीच की जो ऊर्जा गैप होना चाहिए वो आपका 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होना चाहिए, ठीक है। तो आप कर सकते हो, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था। देखो एक क्वेश्चन से हमने कितने क्वेश्चन टैकल कर लिए, ठीक। 48वें का बता देता, 49वें का सभी बच्चों का आंसर आ रहा था, 49वें का बी 2A बताया था न्यूनतम समगव तरंग दैर्ध्य जो होती है वो 2A होती है। मैंने क्वेश्चन भी करा था, अगर याद हो तो, इस टाइप का याद है ना। चलो 50वें को क्वेश्चन आप सभी को पता है, सभी का आ चुका था आंसर। 50वें का आया था सर हमारा डी। सर डी डी अभी तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बता रहे थे, डी क्यों आ गया सर, हमें नहीं पता, हमें पागल मत बनाओ। मगर भैया मैंने कहा था ना कि कुछ आलोक में वर्जित ऊर्जा अंतराल जो होता है ना वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। देखो समझना, ईजी का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है, वो 3 से ज़्यादा होता है, वो कुछ भी हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 10 15 कुछ भी। तो अब यहाँ पर 10 है ऑप्शन है तो 10 ही हो जाएगा। सर एक क्यों नहीं हो रहा भाई, एक तो कम है ना सर, 0.5 ये भी कम है, 0 क्यों, ये भी कम है, तो ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। सर इसमें फिक्स ही 10 होता है भाई, फिक्स नहीं होता। अगर ऑप्शन में 8 होता है ना, 8 भी ठीक होता है, 7 होता है 7 भी ठीक होता है, ठीक है। चलिए भैया एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन था, ये भी मैंने कराने को दिया था ना आपको। हाँ सर 51वें का आंसर आप सभी का आया था सर, बी आया था, बी। कितना आया था सर, बी आया था, बी। मगर कैसे, क्योंकि भैया श्रांतिकाल और आपका ई और एम में रिलेशन पूछना चाह रहा है, तो भैया रिलेशन होता है, आपने बताया था सर ये, जिस टाइम पे आपने वो बताया था ना, 2 PPT करवाई थी एक साथ, उस टाइम पे पढ़ाया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अब एक काम करो दोस्तों, 52 से लेकर 57 तक के जितने भी क्वेश्चन है सभी का आंसर आप दो। 52 से 57 तक के सभी आंसर दो। 52 से 57 तक के सभी क्वेश्चन के आंसर दो। अब 5 5 क्वेश्चन कर लेंगे, 5 5 क्वेश्चन का एक सेट है ना, 3 6 6 क्वेश्चन होंगे ना, ऐसे ही 6 6 क्वेश्चन का सेट कर लेंगे, क्वेश्चन जल्दी कंप्लीट करने हैं फिर। हाँ जी दोस्तों बताओ, आगे भैया सभी के आंसर आगे। चलो सभी बच्चे दे रहे हैं 52 का जो आंसर है, देखो इसके बारे में बता दूंगा क्या आंसर होगा क्या नहीं होगा। 52 का सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं सी 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 सी। मगर ठीक है भैया, जब इतना आप जिद कर रहे हो, सी बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जिस टाइम पे मैंने आपको प्रभावी द्रव्यमान पढ़ाया था दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि प्रभावी द्रव्यमान धनात्मक भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक है। तो भैया सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। चलिए अब 53वें क्वेश्चन में मैंने बताया था बैंड में इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के से होता है, कम होता है अधिक होता है।
तो इस टाइम पे मैंने ये भी बताया था कि ये कम होता है या अधिक होता है। तो भैया ये अधिक भी हो सकता है, कम हो सकता है, डिपेंड करता है कि धनात्मक है या ऋणात्मक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 54, क्रेनिंग पेनिंग मॉडल से इलेक्ट्रॉन की व्याख्या की जा सकती है, मतलब किसकी व्याख्या की जा सकती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसकी भी व्याख्या की जा सकती है, इसकी भी। मैंने बताया था कि नियमित विभव की भी व्याख्या की जा सकती है एंड आवर्ती अवरोध में इलेक्ट्रॉन की भी व्याख्या की जा सकती है। 55 का क्वेश्चन का सभी का आंसर आया। क्रिस्टल के घनत्व अवस्था, ये मैंने बताया था डेंसिटी, जो आपको डेंसिटी कॉन्सेप्ट पढ़ाया था उसमें पूछ रहा है अनुक्रमण अनुपाती होती है। तो मैंने बताया था, जिस टाइम मैंने कहा था फॉर्मेट ही याद रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। तो आ गया ना। तो मैंने कहा था कौन सा क्वेश्चन होगा बताओ? सभी का ठीक है, e⁻²। ठीक है भैया, चलिए अब सभी का क्वेश्चन का आंसर था 56वें का क्वेश्चन का सभी बच्चों का आंसर था ए। मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला है और कुछ नहीं है इसमें। मैंने बताया तो था m* जो होता है इसके बराबर होता है। इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है, जो क्वेश्चन ऐसी है तो उसको मैं ऐसे ही करता हुआ जा रहा हूँ। चालकों की चालकता तापमान के साथ, बताओ चालकों की चालकता तापमान के साथ बढ़ती है या घटती है? तो कई बार मैं आपको करा चुका दोस्तों, मैं आपको कई बार बता चुका कि जितने भी कंडक्टर हैं, मतलब जितने भी चालक हैं, अगर मैं इसमें टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, समझना, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो इसमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन आपको पता है बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो बढ़ने लगती है। और आप सभी को मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या जब बढ़ रही है तो सिंपल सी बात है भैया, उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। क्योंकि देखो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है तो उसमें से धारा ज़्यादा फ्लो होगी, जब धारा ज़्यादा फ्लो होगी तो प्रतिरोध भी ज़्यादा होगा। अब जब प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो उसके कारण उसकी जो कंडक्टिविटी होती, जो आपको पता है आर, इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है चालकता के। तो भाई सिंपल सी बात है कि ये बढ़ रहा है तो ये तो कम होगा ना, सिंपल सी बात है। तो आपका बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, सभी का ठीक था। अगला क्वेश्चन है भैया 58वां क्वेश्चन, इसका आंसर मुझे बता दो सभी। और अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में 4 या 5 बार आ चुका है क्वेश्चन। चलो भैया ठीक है, सभी का 3/5। चलो भैया अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। अब मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ जिससे आपको पूरा पीपीटी दिख जाए। अब दोस्तों एक काम करो, आप 59 से लेकर, देखो दिख रहा है ना सभी को, अगर नहीं दिख रहा तो अपनी क्वालिटी बढ़ा लेना, जो आप वीडियो देख रहे हो ना उसकी क्वालिटी बढ़ा लेना। 59 से लेकर 66 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं आप सभी एक साथ सभी का आंसर दे दो। 59 से लेकर 66 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी का आंसर मुझे दे दो जल्दी से, और फिर मैं एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूँ कि क्या क्या होगा इसमें, क्योंकि ऐसे जल्दी ख़त्म हो जाएगी हमारी पीपीटी। क्योंकि यार 100 क्वेश्चन बहुत बैठते हैं यार, समझ रहे हो ना। और रिवीजन भी हो जाता है हमारा, अच्छा अच्छा मतलब बहुत बढ़िया रिवीजन हो जाता है इससे, कि जो हम चीज़ भूल चुके हैं या जो हमने पढ़ी है ऑलरेडी वो चीज़ याद आती चली जाती है हमारे ऑटोमेटिक। बताओ भैया सभी का आंसर ठीक है? तो देखो मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ इसका आंसर क्या होगा। 59 का जो सभी बच्चों का आंसर आ रहा है वो आ रहा है बी। अरे सर आपने तो बताया था चालक की फर्मा ऊर्जा चालक के आकार पर निर्भर करती है, नहीं? अरे सर निर्भर नहीं करती, मगर क्यों भैया क्यों नहीं करती? तो आपने कहा सर फॉर्मेट में कहीं ऐसा फॉर्मेट था ही नहीं कि जो उस पर डिपेंड करे, तो भाई ध्यान रखना निर्भर नहीं करती। 60वें क्वेश्चन का सभी बच्चों का आंसर आया सर 60वें होता है परिवर्तित नहीं होती, यानी हम बोल सकते हैं जब दो समान धातुओं को एक दूसरे से जोड़ा जाता है तो फर्मी ऊर्जा परिवर्तित नहीं होती, फर्मी ऊर्जा पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। चलो अगला क्वेश्चन था 61वां, परम शून्य ताप पर अर्धचालक होते हैं, बताया था भैया क्या होते हैं, बताया था देखो ऊपर याद करो इतनी लंबी थ्योरी जब मैंने बताई थी आपको थोड़ी देर पहले। ऐसे ही आपका अगला क्वेश्चन है, बताओ दोनों का दो, सर बता तो दिया हमने, दोबारा थोड़ी बताएंगे। चलो सुनो, तो अब परम शून्य ताप पर मैंने कहा था अर्धचालक की तरह ये जो व्यवहार करते हैं, तो मैंने कहा था एक सेकेंड क्या बताया था सर, ठीक तो है, अचालक की तरह व्यवहार करते हैं। अर्धचालक की चालकता के बढ़ने से क्या होता है, अर्धचालक की चालकता ताप के बढ़ने से भैया बढ़ती है, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है,
ओके, अब सर 63वां और बताओ, क्योंकि आपने यहाँ तक दिए थे ना क्वेश्चन करने को। तो भैया 63वें का जो आंसर होगा आपका वो सर ए हो जाएगा, फर्मी तापमान कहलाता है। ठीक है, जो इन दोनों का अनुपात कहलाता है, यानी ई एफ क्या, यानी ई एफ फर्मी ऊर्जा और बोल्ट्जमैन नियतांक का जो अनुपात कहलाता है वो फर्मी टेम्परेचर कहलाता है। ठीक है, तो याद रखना इस पॉइंट को भी। अगला क्वेश्चन है, फर्मी ऊर्जा पूर्णतः स्तर के क्या होता है। तो भैया इसका भी आंसर सभी का ठीक आया ऑलरेडी, उच्चतम होती है। 65वें क्वेश्चन का आंसर सभी का ठीक है। सभी का क्या आ रहा था सर? सर सभी का आंसर आ रहा था ए, बताया तो था, फर्मी ऊर्जा और फर्मी टेम्परेचर। भाई अभी फॉर्मूला लिख लो, चाहे तो इस फॉर्मूले को लिख लो आप, मैंने बताया भी होगा वैसे आपको। देखो ई एफ और के, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है सर? आपका फर्मी टेम्परेचर कहलाता है। क्या कहलाता है सर? फर्मी टेम्परेचर कहलाता है। ऐसे लिख लो, टेम्परेचर और फर्मी ऐसे लिख लो, ये कहलाता है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका। ठीक है, अच्छा सर ये भी हो गया सर, और ये भी हो गया। अच्छा सर ये तो हो गया था ना हमारा 65वां। अब एक काम करो, 65वां तो हो गया था, मैंने दिया था आपको करने के लिए। 65वें का भी आंसर आपका ए हो जाएगा, मैंने बताया था ना, बोल्ट्जमैन नियतांक के बराबर होता है। अब दोस्तों आप एक काम करो, क्या काम करने वाले हो सर? एक काम करो दोस्तों, 66 से लेकर 72 तक के सभी क्वेश्चन को निपटा दो। अरे सर सर सर, मुझे तो ऐसा लग रहा है बहुत सारे पेपर में आए हुए हैं। अरे पेपर की तो क्वेश्चन चल रहे हैं यार ये। चलिए 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 चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो आप सभी। चलो भैया 66वें का सभी का आंसर मैं देख पा रहा हूँ। 66वें का आंसर आ रहा है सी। सी 66वें का सी आंसर बिल्कुल ठीक है आप सभी का, सी 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 सी। सर बताओ ना इसके बारे में थोड़ा सा। देखो मैंने बताया था धातु में फर्मी ऊर्जा निर्भर करती है, तो मैंने कहा था भैया धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन के घनत्व पर निर्भर करती है, केवल केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर नहीं करती, ना उसके आकार पर निर्भर करती है, ना आयतन पर निर्भर करती है। केवल केवल मैंने आपको बताया था उस टाइम पे कि घनत्व पर निर्भर करती है। 67वें क्वेश्चन का मैं आंसर देख पा रहा हूँ, वे पदार्थ जिनमें संयोजी बैंड आंशिक रूप से परितय होते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बताओ? सर आपने अभी तो बतवाया, अर्धचालक कहलाते हैं। मगर ठीक है भैया। केर्निंग क्रेनिंग पेनी मॉडल क्या कहलाता है? मॉडल है, क्या मॉडल है ये? तो सभी बच्चों का आंसर आया सर, इसका लगभग मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल होता है। ठीक है, तो सभी का ठीक है यार, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं। 69वां, चालकों में ऊर्जा बैंड क्या होते हैं? आपने बताया था सर अभी, अति एक दूसरे पर ओवरलैपिंग होते हैं ना। ठीक है, तो 69वें का ये ठीक हो जाएगा सभी का। एंड 70वें का, अचालक प्रकाश के लिए पारदर्शी होते हैं। ये भी क्वेश्चन पेपर में 2019 में भी आया था और 18 में भी आया था, इंपॉर्टेंट है। सर अचालक प्रकाश के लिए पारदर्शी होते हैं, मैंने कहा था क्या होता है सर? आपने बताया था पराबैंगनी होते हैं। ठीक है, फर्मी ऊर्जा होती है। फर्मी ऊर्जा क्या होती है आपको बताना चाहूँगा। आपको मैंने कहा था फर्मी ऊर्जा क्या होती है। फर्मी ऊर्जा एक प्रकार से वो एनर्जी होती है, वह अधिकतम ऊर्जा होती है जो धातु के परम शून्य ताप पर मुक्त इलेक्ट्रॉन रखता है। तो भैया बी सी आंसर ठीक हो जाएगा। मेडलंग नियतांक पढ़ाया था मैंने आपको अलग लेक्चर में, जो हमारा 2 से 2.5 घंटे का हुआ था। मेडलंग कांस्टेंट पढ़ाया था कि मेडलंग कांस्टेंट की विमा क्या होती है। भैया इसका कोई मात्रक भी नहीं होता, ना विमा होती है। तो आपका आंसर क्या होगा भैया? आंसर हो जाएगा सी सी सी। ठीक है, ओके। चलो भैया अगला क्वेश्चन है 73वां 74वां, यानी जालक विशिष्ट ऊष्मा को निरूपित करते हैं। जालक विशिष्ट ऊष्मा को निरूपित करते हैं, पता है आप सभी को, पेपर में भी आया क्वेश्चन है। ठीक है, पेपर में भी आया है। ठीक है, तो बताओ भैया क्या क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, सभी को पता है। जालक विशिष्ट ऊष्मा के लिए आइंस्टीन सिद्धांत में माना जाता है कि, बताओ क्या माना जाता है सर? ये माना जाता है कि परमाणु कंपनों की ऊर्जा स्पेक्ट्रम विवरित होती है। ठीक है, ओके, ये बता चुका है यार मैं ऑलरेडी, इस वजह से टाइम वेस्ट नहीं कर रहा आपका।
अब एक काम करो, फिर ख़त्म हो जाएगा ये। एक काम करो दोस्तों, पता है, मुझे पता है आप सभी को आंसर पता है सभी, तो फिर भी बता रहा हूँ, 75 से लेकर 80 तक के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दो जल्दी से। सर आ गया, हमारे आंसर आ गए, तो भैया बताओ ना क्या आ गया। देखो सभी का आंसर मैं देख पा रहा हूँ, 75वें का सभी का डी होता है। पता है यार सभी को कि जो ऊपरी सतह के निकट इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान होता है प्रथम बिल्वा क्षेत्र के लिए, वो अनंत होता है। बताया था कैसे कैसे होता है, पता है ना। सर एक बार और बताओ ना कैसे कैसे होता है। मैं प्रभावी द्रव्यमान का पहले मुझे ये बताओ फॉर्मेट क्या होता है। सर आपने बताया था, क्या बताया था सर, प्रभावी द्रव्यमान का फॉर्मेट होता है ये वाला। अब ये बताओ दोस्तों, अगर मैं इसको जीरो कर दूंगा, जीरो, तो बताओ जो आपका वो ऊपरी सतह वाला है वो अनंत हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इस वजह से कहते हैं अनंत होता जाएगा। सर 76वें क्वेश्चन का सभी बच्चों का आंसर आ रहा है सर, सी होगा, सी। बस सिंपल सी बात है, साइज पे निर्भर नहीं करती, यानी किसी धातु की फर्मी ऊर्जा निर्भर नहीं करती, तो धातु के साइज पर निर्भर करती है। 77वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताओ। सभी ने बताया भैया डी होगा, डी, क्योंकि इस पर निर्भर करती है। आपने बताया था सर फॉर्मेट, बताया था यही इंपॉर्टेंट आपने कहा था। ठीक है, ये बताओ 78वें का आंसर क्या बताया। सर 78वें का हमने आंसर बताया बी, मगर ठीक है फॉर्मेट ही तो पूछा है बस। 79वें यानी 79 का आंसर क्या होगा सर, ए। जब आपने सर ये मॉडल पढ़ाया था उस टाइम पे बताया था ये फॉर्मेट। ठीक है, देखो बताना चाहूँगा भाई, ये प्रैक्टिस चल रही है और मैं बताते चल रहा हूँ कि क्या क्वेश्चन पेपर में आया था क्या नहीं आया था। ठीक है, अब सर एक काम और करो, क्या काम करें सर, 80 से लेकर 83 तक के क्वेश्चन सोल्व कर दो, फिर ये पीपीटी खत्म हो जाएगी। अरे सर ओ मज़ा आ गया सर, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, पेपर में ऐसे ही आता है, लेवल यही रहता है एकदम सेम टू सेम। पता है प्रॉब्लम, पता है क्या आती है, जो बच्चे नहीं पढ़ते उन्हें तो प्रॉब्लम आएगी, आप सभी पढ़ रहे हो, सारी किताब आपने ख़त्म कर ली, तो बताओ क्या आपके लिए क्या हार्ड है क्या। देखो ये क्वेश्चन भी पेपर में 4 बार रिपीट हो चुका है, 4 बार रिपीट, क्योंकि एक बार 2013 में आया था, फिर 2015 के आसपास आया था, फिर 17 में आया, फिर 19 के आसपास आया था। ठीक है, अरे सर फिर तो 2021 में आएगा। चलो भैया कंडीशन लगा सकते हो आप। ब्लाच परमे है, ब्लाच परमे क्या होती है। अरे सर ये तो बहुत आसान है, ए आंसर ठीक है इसका ये, मगर ठीक है भैया। सर ठोसों के बैंड सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, तो भैया सी ठीक है इसमें। अर्धचालक के चालन बैंड में परम शून्य से ऊपर तापों पर कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन होते हैं कुछ। ठीक है, अगला क्वेश्चन था 82, कोटर पर आवेश माना जाता है, तो धनात्मक आवेश माना जाता है, धनात्मक। ठीक है भाई, और 83 का जो आंसर आ रहा है सभी बच्चों का, 83 क्वेश्चन का वो आ रहा है सी आंसर, यानी 3/5 EF। आपने बताया था सर जो इनमें परम शून्य ताप पर मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होती है वो होती है 3/5 EF। EF का मतलब यहाँ पे फर्मी एनर्जी, मतलब जो फर्मी एनर्जी होती है उससे रिलेटेड होता है। अब देखो आपको क्या काम करना है दोस्तों, अब जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए, ये इसकी पीपीटी जो आपको मिलेगी, आप सभी को पता है कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम के ग्रुप पर मिलेगी। आपने सोल्व तो कर लिया है, मुझे सब आपको पता है। क्लास का टाइमिंग जो होता है वो 7 बजे होता है, ये पर क्लास नहीं है कि हमारा क्या है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं, तो 9 बजे हो रहे हैं हमारे शाम को टाइम। ठीक है, क्योंकि पुराना यहाँ पे पुरानी बनी हुई है ना पीपीटी, तो इसका मैंने सोचा यार क्या बदलूँ इसको। ठीक है, क्योंकि आप इतने होशियार हो ही। ठीक है, तो आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएंगे जितने आपने करे। अब देखो काम क्या करना है आपको, आपने सोल्व तो कर लिया, एक बार खुद से बैठकर सोल्व कर लेना। सर आपकी पीपीटी करनी सोल्व जरूरी है क्या, देखो मैं कह रहा हूँ भैया पीपीटी सोल्व मत करो। क्यों भैया, आपके पास किताब होगी कोई सी, सर किताब नहीं है तो कर लो पीपीटी सोल्व, अगर किताब है तो अपनी किताब की सोल्व कर लो, काम खत्म, पैसे हजम, दुकान बंद। अरे सर मजाक कर रहे हो। देखो अब ये बता दो भैया कैसा लगा आपको आज का सेशन। कैसा लगा आज का सेशन हमारा।
और फिर वही वाला जैसे हम डेली कहते हैं, पूरी जान लगा देनी है, पूरी मेहनत लगा देनी है। और मुझे उम्मीद है आप सभी उस टारगेट की तरफ पहुंच भी पा रहे हो। धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे ही सही, मगर मंजिल की तरफ बढ़ तो रहे हैं, है ना। ठीक है भाई, चलो सभी को मज़ा आया सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलो कोई बात नहीं यार, थैंक यू कुछ नहीं, बस ध्यान रखा करो अपना, ठीक है ना, ध्यान रखा करो, पढ़ाई करते रहा करो। और पता है भैया, कमेंट बॉक्स में मुझे अपना ओपिनियन बताना, जो अब ऑफलाइन हो जाएगा एक वीडियो, उसके बाद अपना कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे दिया करो यार। मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ कि सभी बच्चे अपना फीडबैक दिया करो कि आपको कैसा लगता है, क्या हम इतिहास को दोहरा सकते हैं या इतिहास बदल सकते हैं बीएससी का। सर अभी तो कुछ आया नहीं इतिहास बदलने वाली बात, तो ठीक है, ध्यान रखा हो अपना। ओके, ऑल द बेस्ट।